जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, और आज का यह क्लास उनके लिए होने वाला है जिनका तैयारी अभी तक एसएससी जीडी का नहीं हुआ है। और आपका भी एग्जाम 23 फरवरी से एसएससी जीडी का स्टार्ट है। तो आज का यह क्लास काफी वरदान साबित होने वाला है। इस बार यह क्लास आपको वर्दी दिलाकर रहेगा, क्योंकि इस क्लास में आपको सिलेक्टेड प्रश्न देने वाले हैं। क्या प्रश्न देने वाले हैं? सिलेक्टेड, यानी एकदम वीवीआई चुनिंदा प्रश्न आपको देने वाले हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। इसी लेवल का आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत के भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसी को कभी कभी नाम दे देता है। जैसे में महान न्यायवादी न देके अटॉर्नी जनरल दे देगा, तो आपको देख लेना है। ठीक है, महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान न्यायवादी को हम लोग कभी कभी अटॉर्नी जनरल, उसका इंग्लिश रूप है अटॉर्नी जनरल, तो वहां पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतलब यहाँ से सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बन गया कि जो महान न्यायवादी को नियुक्ति किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि महान न्यायवादी का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। महान न्यायवादी क्या होता है? जो कोर्ट में जज फैसला करता है, एक तरफ से कह सकते हैं वही होता है। ठीक है, उसका नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 76 के तहत इसका नियुक्ति किया जाता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है, चाहे महान न्यायवादी पूछ दे तो अनुच्छेद 76, चाहे अटॉर्नी जनरल पूछ दे अनुच्छेद 76। ठीक है, याद रखना है। अब आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनता है यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे में आपके सवाल में ये बनता है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ज्यादातर बच्चे को याद नहीं रहता है, और ये नरेंद्र मोदी ने हाल ही फिलहाल 2-3 साल पहले इसको लागू किया है। अनुच्छेद 370 कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर पर लागू किया था। सभी को पता होगा अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से लागू है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से लागू है? तो जम्मू कश्मीर से लागू है। अब आपके एग्जाम में कैसा कैसा सवाल पूछता है यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे में एक बार दिया गया था कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, आर्टिकल 1 का संबंध किससे है? तो भारत राज्यों का संबंध संघ है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? भारत राज्यों का संघ है, इससे आपका संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 1। अगर अनुच्छेद 32 पूछ दे, क्या पूछ दे? अनुच्छेद 32 एक काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 का जो संबंध है आपका, उसे संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है। आपके एग्जाम में कैसा सवाल बनता है इससे कि संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। फिर से हम लोग एक बार सारे प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी हम समझा दिए, महान न्यायवादी कहे या अटॉर्नी जनरल कहे, दोनों बात एक ही है, उसका सिर्फ अंग्रेजी रूप दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 76 के तहत उसका नियुक्ति किया जाता है। अब यहाँ पर हम जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसका बात कर लेते हैं। जैसे में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से। किससे है? जम्मू कश्मीर से, ही याद रखिएगा। अभी हम और क्या बताया? अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तीसरा नंबर क्या बताया? 32, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, कोई बता सकता है? अभी हम आपको क्लियर किए थे। तो भारत का संविधान और माने संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को ही कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक सवाल और क्या पूछता है कि जो भारत में आपातकाल का घोषणा किया जाता है, जो भारत में आपातकाल का घोषणा किया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत जो भारत में राष्ट्रपति आपातकाल जो घोषणा किया जाता है, उसको अनुच्छेद 352 के तहत। क्या क्वेश्चन इससे बनेगा? क्वेश्चन को पहले ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो आपको आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछेगा आपके एग्जाम में कि जो भारत में आपातकाल का घोषणा होता है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको नोट कर लेना है। स्टार वीवीआई क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में ज्यादातर करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको सिलेबस पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जीके जीएस मिलाकर
जीके जीएस मिलाकर आपका 20 क्वेश्चन, जीके जीएस मिलाकर कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और हिंदी का 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। क्लियर है? ये जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन, जिसमें से मतलब करंट अफेयर ज्यादातर 10 प्रश्न करंट अफेयर्स का ही पूछ देता है। ठीक है, ज्यादातर जो जिसका संख्या है वो करंट अफेयर्स का ही एसएससी जीडी में रहता है। जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं रहता है, 2-3 प्रश्न आपका साइंस से रहता है। जीएस का मतलब साइंस विज्ञान से रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका साइंस से ही है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा ही सवाल है आपके एसएससी जीडी के साइंस में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह किस अंग से होता है, मतलब शुरुआत कहाँ से होता है? तो ऐसे तो पूरा दम पूरी तरह से पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत के एक इलियम भाग होता है। अगर आपको पढ़े होंगे तो शायद आपको पता होगा। छोटी आंत का एक इलियम भाग होता है जहां पर भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुरू कह रहा है कि किस अंग से शुरू होता है, तो आपका मुंह से ही शुरुआत हो जाता है भोजन का पाचन। मुंह से ही शुरुआत हो जाता है भोजन का पाचन, यानी मुंह से ही इसका क्या हो जाएगा, शुरुआत पूछ रहा है तो मुंह से हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कैसे मुंह में कैसे पचता है, कोई पूछेगा ना कि मुंह में तो हम खाना लेते हैं, पचता कैसे है? तो मुंह के लार में एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, उसी से आपका भोजन पचता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या लार चिकना क्यों होता है? लार आप लोग समझ रहे हैं ना, जो मुंह से टप टप चूता है किसी का, तो वही आपका लार होता है। वह क्यों चिकना होता है, या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चिकना क्यों होता है या कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दोनों एक ही बात है। तो याद रखिएगा वो आपका टाइलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टाइलिन। याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण लाल चिकना होता है। और क्या होता है उसको, क्या बोले अभी, मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा। अगर पूर्ण रूप से पूछेगा कि मानव शरीर में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में। अगर छोटी आंत दिया है तो ठीक है, नहीं तो इलियम दिया है तो इलियम आपको सही करना है। ठीक है, छोटी आंत का ही इलियम एक भाग है। ठीक है ना, याद रखना है। चलिए अगला नंबर 3 नंबर सवाल है, जो सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट है। ये आपकी एकदम एकदम क्या बोलते हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन। आपको भले बड़ा क्वेश्चन दिखता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में छपता है, तो इसको याद कर लेना है भाई साहब। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में भी छपता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास या ध्यानीय विकास लक्ष्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? मतलब ऐसा कौन सा विकास कह सकते हैं, या सतत जो सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि योजना, ऐसा कौन सा बनाया गया है जिसके तहत स्वच्छ जल और क्या है यहाँ पर स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाता है? किसके तहत स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाता है? कौन सा संस्था के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाता है? क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वच्छ जल किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, या किस संस्था के द्वारा प्रबंधन किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका सवाल है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, थोड़ा सा नाम बड़ा है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट रूप में हम लोग करवा देंगे। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास इसका प्रबंधन करता है। जो स्वच्छ जल देता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास देता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो SDG 6 होता है। SDG क्या होता है? शॉर्ट रूप में हम लोग इसको SDG 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SDG 6 बोलते हैं। 6 वाला याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, आपने इसका जिक्र कहीं नहीं देखा होगा, इसलिए देखिए जो प्रश्न आप कभी ना कभी देख लिए हो तो वो प्रश्न आपको हल्का लगेगा, लेकिन आप वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो आपको तो भारी लगेगा ही। तो आपको याद कर लेना है, जो जल के बारे में पूछ दे तो SDG 6 मार देना है। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए, जल के बारे में रहे तो इस प्रकार से रहे, तो SDG 6 आपको मार्क कराना है। ठीक है, आगे चलिए। ये वाला सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा, उससे पहले आप लोग बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए क्लास कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है? जो भी दिक्कत है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या टेलीग्राम चलाते हैं तो जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर सर्च मारिए, क्या मारिए, उम्मा जी के ट्रिक। जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर सर्च मारिए उम्मा जी के ट्रिक। मेरा इधर से चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। या जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, जिनके नंबर पर PDF चाहिए फ्री में, तो कमेंट एक बार कर देंगे PDF। क्या कमेंट कर देंगे? PDF, नंबर उसके पास चला जाएगा। ठीक है ना, आगे आइए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो संगमरमर तो हो जाएगा, सभी को पता है संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। क्वार्टजाइट भी हो जाएगा, स्लेट भी हो जाएगा, लेकिन बलुआ पत्थर आपका एक रूपांतरित चट्टान नहीं होगा। तो आप कहिए कि बलुआ पत्थर होगा तो क्या? तो बलुआ पत्थर एक आपका अवसादी चट्टान होता है। क्या होता है? अवसादी चट्टान होता है। बलुआ पत्थर कौन सा चट्टान होता है? और सादे चट्टान होता है। याद रखिएगा, बलुआ पत्थर कौन सा चट्टान है? और सादे चट्टान है। अगर आपके एग्जाम में पूछे बलुआ पत्थर कौन सा चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। और कभी कभी संगमरमर का भी पूछ देता है, तो संगमरमर क्या हो जाएगा? रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। ये जो तो दिया हुआ है, संगमरमर कौन सा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। अगर इसमें से पूछता कि कौन सा रूपांतरित चट्टान है, तो संगमरमर हो जाता है, क्वार्टजाइट हो जाता है, स्लेट हो जाता है। क्लियर है? आगे चलिए। 5 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, काफी इंपोर्टेंट है। वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया था। मतलब कितना महिलाओं को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया था। तो याद रखिएगा, यह जो स्टार्ट किया गया था, यह 2024 ईस्वी में आपका स्टार्ट किया गया था। ये कब स्टार्ट किया गया था? 2024 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 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 क्या हुआ था कि इसमें 30 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और यह 132 अनुच्छेद के तहत आपका जारी किया गया था। ठीक है, 30 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 6 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ये काफी इंपोर्टेंट है, जीएस से संबंधित काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है, तो आपको समझ कर जाना है कि 1 किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व का मतलब वही होता है कि 1 किलोमीटर में जितना व्यक्ति रहेगा उसी को जनसंख्या घनत्व हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? तो 1 किलोमीटर में आप याद रखिएगा 382 व्यक्ति रहते हैं 2011 जनगणना के अनुसार। अभी आपका बढ़ गया है, बिहार का पूछेगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व बताओ, तो 1 किलोमीटर में 1024 व्यक्ति रहते हैं। समझ जाइए, 1 किलोमीटर के दायरे में 1024 व्यक्ति रहते हैं। समझ जाइए, 1 किलोमीटर के दायरे में। आप पहले 2011 के जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे। काफी फर्क हो गया है। ठीक है, और बिहार की ये बात बता रहे हैं, बिहार में 1 किलोमीटर में बहुत आबादी रहती है। ठीक है, आगे आइए। 7 नंबर प्रश्न है, 7 मार्च 2024 का एक करंट अफेयर्स का हाल ही फिलहाल का प्रश्न है, आपको देख लेना है। ठीक है, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि 7 मार्च 2024 का कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा स्वीडन आपका जो है ये नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 32वां आधिकारिक सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। ठीक है, स्वीडन बना है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा देश बना है? स्वीडन बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर सवाल है बाबू, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको रट जाना है कि महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा, महाराष्ट्र जो कैबिनेट है उसके द्वारा अहमदनगर, जो अहमदनगर है उसका नया स्वीकृत नाम क्या किया गया? मतलब है जो महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा, जो महाराष्ट्र में एक अहमदनगर है सभी को पता है, उसका नाम बदलने के लिए मंजूरी दिया गया था। क्या नाम बदलने के लिए मंजूरी दिया गया था? वो आपसे पूछा है। छत्रपति संभाजी नगर दिया गया था, या धाराशिव, या तानाजी नगर? तो ये सब आपका नहीं होगा, अहिल्या नगर नाम दिया गया था। मंजूरी क्या मिल गया? अहिल्या नगर। वहां का नाम अहमदनगर का नाम चेंज कर क्या कर दिया जाएगा? अहिल्या नगर कर दिया जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, और आपके एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मानता हूँ आप पढ़ाई के प्रति बहुत ही मेहनत करें, तभी आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बार रिजल्ट का हम शुभकामनाएं करते हैं, आपका रिजल्ट जरूर हो। और अपने घर पर भी आप थोड़ा सा टेस्ट ये सब दीजिए, वो जो किताब बुक ये सब लिए हैं उसमें क्वेश्चन मारिए, सेट जैसे मारते हैं, सेट समझते हैं ना, उसको कीजिए और अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। सेट मारने से ज्यादातर प्रैक्टिस होता है, देखिए याद करने से ज्यादा आप सेट मारने पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, याद तो है, मतलब याद करना तो एक अलग की बात है, लेकिन सेट मारिएगा उससे ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, क्योंकि एग्जाम जो होता है आपका सेट के जैसा ही होता है, वहां पर सेट ही के जैसा काम करेगा।
मिलेगा, ठीक है। तो सेट जितना मारेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, तो सेट मारिए और रिजल्ट हम जरूर देंगे, ठीक है। आप हमसे रिवीजन कीजिए, इस बार का रिजल्ट हम आपके नाम करेंगे, ठीक है। बस मेहनत करना है, हमारे साथ लगे रहिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे। इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी पर आपको डेली एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा, ठीक है। आ जाइए। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज सबसे पहले कौन किया था? पुर्तगालियों ने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। अब पूछेगा पुर्तगाली का कौन सा व्यक्ति था, तो वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा था, याद रखिएगा कौन था? वास्को डिगामा था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपके एग्जाम में कि भारत का समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। अगर पूछ दे कि कब किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा 1492 ईस्वी में। 1498, सॉरी 92 में तो अमेरिका हुआ था ना, 98 याद कीजिएगा, 1498 ईस्वी में, ठीक है। 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग का खोज हुआ था वास्को डिगामा ने, जो कि पुर्तगाल के रहने वाला था, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका 10 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। किस जिस ब्याज से कम दर पर बैंक ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती, उसे क्या कहते हैं? मतलब ब्याज से कम दर पर बैंक मतलब उधार देने वाले उम्मीद नहीं किया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधार दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आधार दर कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे मात्र अगर मान लीजिए कि ऐसा इससे ज्यादा प्रश्न बनता नहीं है, इससे अगर बनमु करेगा तो यही प्रश्न बनेगा, ठीक है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, इससे प्रश्न बनेगा। अगर बनेगा भी, मान लीजिए कि आयोग ने प्रश्न ले भी लिया, तो यही प्रश्न लेगा। तो याद रखिएगा आधार दर, ठीक है। आगे आइए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? जो सविनय अवज्ञा 1930 हुआ था, जैसे में यहाँ से 2 क्वेश्चन पहले क्लियर हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण क्या था, याद रखिएगा। नमक, जो उस समय क्या था कि जो अंग्रेज था वो नमक पर टैक्स लगा दिया था, तो वही आपका हो जाएगा। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकारी के खिलाफ विरोध किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य जो कारण था यही था, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार करने के खिलाफ विरोध, ठीक है ना। अब आप यहाँ से 2-3 प्रश्न हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो कि सीधे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे में पूछेगा नमक कानून या नमक आंदोलन कब हुआ था, ऐसे भी सवाल बनता है। या डांडी मार्च कब हुआ था, ऐसे भी सवाल बनता है, ठीक है। तो दोनों को देख लेना है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका आपका डांडी मार्च या नमक कानून कह सकते हैं, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। ये सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो कि सीधे आपकी एसएससी जीडी में आते रहता है, ठीक है। तो ये सबको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। आगे आइए। 12 नंबर आपका सवाल है, गति 1 मिनट, गति का दूसरा समीकरण के बीच संबंध दर्शाता है। मतलब गति के दूसरा समीकरण क्या दर्शाता है, बताइए। तो गति के दूसरा समीकरण एस और टी के बीच, एस और टी के बीच क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है। एस और टी के बीच क्या दर्शाता है? संबंध दर्शाता है, मतलब स्थिति और नियम दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्थित नियम दर्शाता है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जीएस से ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं, ये तो थोड़ा हम टफ लेवल का प्रश्न आपके लिए डाल दिए हैं, लेकिन बिल्कुल इजी लेवल का। जैसे मैं 2 नंबर का दिखाए थे ना कि भोजन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ शुरू होता है, वैसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये थोड़ा ज्यादा टफ लेवल का है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एकदम सिंपल लेवल का जीएस में आता है, 2-3 ही प्रश्न पूछता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है जीएस में। साइंस जीके आपको थोड़ा सा बढ़ियार कर लेना है, क्योंकि जीएस में थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा पूछता है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। ओजोन परत का संरक्षण करना, ओजोन परत का संरक्षण करना। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत का संरक्षण करना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य उसका बनाया गया है, ओजोन परत का संरक्षण करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। आगे आइए।
14 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान का कौन सा भाग है जो आपातकाल प्रावधानों से संबंधित है, मतलब वो आपातकाल में ज्यादातर लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भाग आपका कौन सा हो जाएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं, तो भाग आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद पूछ दे कि यह किस से किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 352 से 360 अनुच्छेद के तहत। 352 से 360 अनुच्छेद के तहत इसमें पूरे आपातकाल की घोषणा किया है। जैसे में आपातकाल का घोषणा करना है तो अनुच्छेद 352 के तहत हम लोग आपातकाल का घोषणा करते हैं। ठीक है, ये आप सबको याद करना है। ठीक है, आपातकाल जब भी रहेगा भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 के बीच में जो भी आपातकाल है सब इसके बीच ही, जो भी कानून नियम है सब इसी के बीच रहता है। ठीक है, आगे आइए। 15 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है एवं इजी लेवल का सवाल है। कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया था। तो देखिए, इसका निर्माण दूसरे शासक ने करवाया था, इसको बनाया किसने था। यहाँ से दो सवाल आपके एग्जाम में आता है और जो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, कुतुब मीनार को सबसे पहले किसने, मतलब वैसे नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो कुतुब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करा कि कुतुब कुतुब मीनार को किस शासक ने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। इस बात को आपको याद रखना है, कुतुब मीनार का किस शासक ने पूरा किया, निर्माण हो जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। ये दो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए। 16 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारतीय सेना ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन्व्यूवेशन सेंटर, शॉर्ट में IAAIC, कहाँ लॉन्च किया था। ठीक है, भारतीय जो सेना है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहाँ लॉन्च किया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में लॉन्च किया था। कहाँ में लॉन्च किया था, बेंगलुरु में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए। 17 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आता है। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भेजना होता है, मतलब लोकसभा जब, लोकसभा के जो अध्यक्ष स्पीकर महोदय जो हैं, जो फैसला सुनाते हैं, स्पीकर जो महोदय रहते हैं, वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे, मतलब वह त्याग पत्र आपको अपना किसे देंगे, तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष का मतलब होता है ना एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, तो उसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा। जो भी फैसला कानून रहेगा वो उपाध्यक्ष कुछ दिन तक सुनाएगा, जब तक कि अध्यक्ष कोई नया व्यक्ति नहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे आइए। 18 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान के रूप में जाना जाने वाला सबसे लंबा या सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम कौन सा है। ठीक है, लघु संविधान यानी छोटा संविधान एक रूप से हम लोग समझ सकते हैं, या सबसे ज्यादा संशोधन कौन सा अधिनियम के तहत किया जाता है, तो आप जब भी सुने होंगे तो ज्यादातर 42वां संशोधन के तहत। कौन सा संशोधन के तहत है, 42वां संशोधन के तहत। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 42वां संशोधन के तहत। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है, ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो इंसुलिन का उत्पादन करती है, जो शरीर में शर्करा के चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा, मतलब ग्रंथि जो इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, जो शरीर में शर्करा को पचाता है, एक तरफ से समझिए ऐसा कौन सा हार्मोन है। ठीक है, आपको बताना है ऐसा कौन सा हार्मोन है। ये तो हार्मोन मुख्य हार्मोन है, ये तो शर्करा के लिए मुख्य हार्मोन हो जाएगा ना, इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको मतलब कहाँ पर होता है, तो वो आपका अग्नाशय में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन का हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, यकृत क्या होता है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, या उसका नाम कभी कभी क्या दे देता है, लीवर दे देता है। ठीक है, आइए आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, मतलब नागालैंड किस देश के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जो नागालैंड है वह किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार देश के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश से पूछा कि उत्तर प्रदेश कौन कौन से देश से अ, अपना सीमा साझा करता है, तो एक भूटान हो जाता है, एक नेपाल हो जाता है, एक बांग्लादेश हो जाता है, ये सब हो जाता है। ठीक है, आगे आइए।
21 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ये आपका जीके से हो गया, जीएस सॉरी जीएस से हो गया, जीएस साइंस से ये प्रश्न है, तो देख लेना है अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, कोई बच्चे बता सकते हैं, ये पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो है यह पशु कोशिकाओं में सिर्फ पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, आगे आइए। 22 नंबर आपका सवाल सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? ठीक है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्वी हिमालय हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र का सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है। अब पूछेगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो काफी बच्चे को पता भी होगा। तो नामदफा आपका कहाँ में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ में ये हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, ये आपका कहाँ में हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अब जिम कॉर्बेट पूछेगा, तो जिम कॉर्बेट आपका कहाँ में हो जाएगा? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? उत्तराखंड में। ए ऑप्शन बिल्कुल हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे आइए। 23 नंबर सवाल, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न एक आपके एग्जाम में देखा जाता है। विशाखापट्टनम के पास, काफी इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम के पास स्थित गुफाओं का नाम क्या है? जो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो विशाखापट्टनम के पास स्थित गुफा है उसका नाम क्या है, जो लाख वर्ष पुराने सेटेलाइट और सैटेलाइट के गठन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा गुफा है, कोई बता सकते हैं बच्चे, जो विशाखापट्टनम के पास स्थित है? ठीक है, तो विशाखापट्टनम के पास बोरा गुफाएं स्थित है। कौन सा गुफाएं स्थित है? बोरा गुफाएं। अब पूछेगा कि ये किस राज्य में है, ये किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम तो आपका जिला टाइप का हो गया, तो ये पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में आपका बोराएं गुफाएं हैं, जो कि लाखों वर्ष पुराने हैं। ठीक है, आगे चलिए। 24 नंबर सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपता है, काफी इंपोर्टेंट है। उस सिख गुरु का नाम बताइए, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित किया था। मतलब पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु ने विकसित किया था? ठीक है, तो आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, जो कि सिख गुरु के दूसरे गुरु थे। सिख गुरु के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव थे, जो पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी शब्द का विकसित किए थे। ठीक है, क्लियर है, आगे आइए। अब 25 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। फतेहपुर सिकड़ी। फतेहपुर सिकड़ी में शाही शहर फतेहपुर सिकड़ी में शाही शहर मुगल सम्राट डॉट 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 द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के समान में बनाया गया था। मतलब किसने, मतलब उनके समान में, शेख सलीम चिश्ती के समान में किसने किसने फतेहपुर सिकड़ी बनाया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, हुमायूं ने बनाया था। किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। ठीक है, ऐसे काफी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, इसको रट लेना है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 26 नंबर सवाल है, प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का परिवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ये हो जाएगा मोसोपोटामिया हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का परिवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था? तो मोसोपोटामिया के साथ था, मेसोपोटामिया के साथ था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर आपका सवाल क्या है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने लोगों को केवल अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया था? ऐसा कौन सा है जो गवर्नर जनरल में से लोगों को केवल अति अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाने के लिए कांग्रेस का उपहास किया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद करिएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन है? यही अपना आपका बंगाल विभाजन किया था। विभाजन पूछेगा, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में आपका लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। क्लियर है, लॉर्ड कर्जन ने आपका क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, आगे आइए।
28 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? ऐसा कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा गगनयान। कौन सा हो जाएगा? गगनयान हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव से कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? काफी इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा नागा। कौन सा हो जाएगा? नागा जनजातियां अपने हॉर्नबिल महोत्सव में संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? सबसे पहले संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने। यहाँ पर पूछा कि उसका सदस्य नहीं था, तो कौन इसमें सदस्य नहीं था? तो आप देख लीजिए इसमें कौन उसका सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर के एम मुंशी उसका सदस्य नहीं था। डॉक्टर के एम मुंशी उसका सदस्य नहीं था। ए बी ठक्कर हो गया, एन गोपाल स्वामी हो गया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गया, ये सब संविधान सभा के तैयार करने में आप उसका सदस्य था। ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर के एम मुंशी नहीं था। ठीक है, और क्वेश्चन है देख लेते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन है। ठीक है, 31 नंबर। इसके बाद देखिए, अच्छा अभी और क्वेश्चन है। अच्छा 31 तक हम लोग करवा देते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन है? वाई आई एम ए हिंदू, क्यों मैं हिंदू हूँ, इसका लेखक कौन है? तो आप लोग बताइएगा। शशि थरूर। इसका लेखक कौन हो जाएगा? शशि थरूर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ सर आपका क्लास खराब लगा, अच्छा लगा, जो भी लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।